नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे, नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रशासन एक अमेरिकी संकल्पना है। इस संकल्पना का विकास 1960 के दशक में तब हुआ जब तत्कालीन लोक प्रशासन विद्यमान सामाजिक समस्याओं के निदान में स्वयं को अक्षम महसूस कर रहा था। अतः लोक प्रशासन की युवा विद्वानों एवं प्रशासकों ने प्रशासन को संवेदनशील एवं प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन लोक प्रशासन की विचारधारा का सूत्रपात किया। नवीन लोक प्रशासन 1960-70 के दशक में लोक प्रशासन के परंपरागत स्वरूप में होने वाले समस्त परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह लोक प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार में अनेक सुधारों को प्रस्तुत करते हुए न सिर्फ विषय को समृद्ध किया बल्कि इसे संकट से निकाला। 1960 की दशक में वियतनाम युद्ध, औद्योगिकरण, शहरीकरण व सामाजिक असमानता से उपजी समस्याओं के समाधान में अमेरिकी प्रशासन अप्रासंगिक हो गई। अतः प्रशासनिक प्रणाली को नवीन परिवेश के सापेक्ष में अधिक उपयोगी व प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन लोक प्रशासन एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। नवीन लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नया कॉन्सेप्ट है, नई संकल्पना है, नवीन अवधारणा है। यह एक अमेरिकी संकल्पना है। नवीन लोक प्रशासन का उद्भव या विकास जो है अमेरिका में हुआ, अमेरिका की परिस्थितियों में हुआ, अमेरिका के परिवेश में हुआ। ये तब हुआ जब अमेरिकी जो प्रशासन है, अमेरिकी लोक प्रशासन तत्कालीन समस्याओं के समाधान करने में विफल हो गई। 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध जो है 1 नवंबर 1955 से 30 अप्रैल 1975 तक चली थी। लगभग 20 वर्षों तक वियतनाम युद्ध हुआ था। वियतनाम युद्ध वियतनाम, लाओस व कंबोडिया की भूमि पर लड़ी गई थी। इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम सोवियत रूस की तरफ से और चीन थे। दक्षिणी वियतनाम की तरफ से यूएसए और उसके सहयोगी देश थे जिनका नेतृत्व कर रहा था यूएसए। उत्तरी जो वियतनाम है उसकी तरफ से जो साम्यवादी देश थे, रूस, सोवियत रूस और चीन लड़ रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे उसका। और दक्षिणी वियतनाम की तरफ से जो पूंजीवादी गुट है या पूंजीवादी देश हैं, ये लड़ रहे थे। वियतनाम युद्ध जो है एक शीत युद्ध का ही एक पार्ट था जो कि यूएसए और सोवियत रूस के बीच लड़ा जा रहा था। ये जो युद्ध जो है, इस युद्ध में यूएसए को असफलता हाथ लगी, करारी असफलता हाथ लगी। ये जो वियतनाम युद्ध है इसका प्रभाव अमेरिका के आंतरिक स्थिति पर भी पड़ा 1960 के दशक में। वियतनाम युद्ध और इसी समय जो अमेरिका में जो औद्योगिकरण चल रहा था, शहरीकरण चल रहा था और उस समय जो सामाजिक असमानताएं जो उत्पन्न हो रही थी, सबका समाधान करने में अमेरिकी प्रशासन जो है प्रासंगिक सिद्ध नहीं हो रहा था, मतलब विफल हो गया था अमेरिकी प्रशासन, जिसकी वजह से लोक प्रशासन में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। उस समय के जो तत्कालिक जो लोक प्रशासन के विद्वान थे और जो प्रशासक थे, उनको यह महसूस हुआ कि जो वर्तमान में जो लोक प्रशासन है, जो पारंपरिक लोक प्रशासन है, अमेरिका की वर्तमान समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में। तो इसी का परिणाम था नवीन लोक प्रशासन एक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। अब आगे देखते हैं
नवीन लोक प्रशासन का विकास। नवीन लोक प्रशासन का विकास। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन का जन्म लोक प्रशासन विषय के विकास की प्रक्रिया के चतुर्थ चरण में हुआ। लोक प्रशासन विषय के विकास का जो चतुर्थ चरण था, ये था 1948 टू 1970। इस समय लोक प्रशासन के अस्तित्व को एक विषय के रूप में खतरा था, लोक प्रशासन के लिए संकट का काल था। आंदोलन का उद्देश्य लोक प्रशासन को नवीन सोच से परिचित कराना था। लोक प्रशासन के रूढ़िवादी सूत्र थे कुशलता व मितव्ययिता, जिन्हें लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय के लिए अपर्याप्त माना गया। नवीन लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित घटनाओं का प्रमुख योगदान रहा। इन घटनाओं को एक एक करके देखेंगे। पहला है हनी प्रतिवेदन। 1967 में आया हनी प्रतिवेदन। अमेरिका की लोक प्रशासन सोसाइटी ने प्रोफेसर हनी के नेतृत्व में एक समिति लोक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर गठित किया था। इसने अपने प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिए थे। हनी की अध्यक्षता में अमेरिकी लोक प्रशासन सोसाइटी ने लोक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर एक कमेटी गठित की थी 1966 में, 1966 में गठित की थी। और इनने प्रोफेसर हनी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 1967 में, और इनने अपने प्रतिवेदन में निम्न सुझाव दिए थे। पहला दिया था लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया शामिल किया जाए। संपूर्ण शासकीय प्रक्रिया को शामिल करना था, न केवल विधायी, न कार्यपालिका, न न्यायपालिका, संपूर्ण जो शासकीय प्रक्रिया है उसको शामिल करना था। लोक सेवाओं पर राष्ट्रीय आयोग गठन किया जाए, ये बात कही गई। लोक प्रशासन के शोधार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात की गई। लोक सेवा को कैरियर के रूप में अपनाने वाले स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संघ, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ये बात कही गई हनी प्रतिवेदन में। इस प्रतिवेदन में लोक प्रशासन की वास्तविक स्थिति को उजागर किया गया, लेकिन इसमें लोक प्रशासन की उस व्यवहारिक भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये तो सैद्धांतिक बातें थी, लेकिन लोक प्रशासन के व्यवहार में जो लोक प्रशासन है उसकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जो इस उथल पुथल के काल में उसे संकट से उबार दे। इसी कमी ने लोक प्रशासन पर वाद विवाद के लिए प्रेरक तत्व का काम किया। यह था हनी प्रतिवेदन। अब अगला देखते हैं फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967 में जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। जेसी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में आयोजित लोक प्रशासन के वरिष्ठ विचारकों का सम्मेलन था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित स्वरूप पर पुनर्विचार करना और उसकी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना था। लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित स्वरूप पर पुनर्विचार करना और उसकी भूमिका को नए सिरे से परिभाषित करना इस सम्मेलन का उद्देश्य था। हनी प्रतिवेदन में जो लोक प्रशासन के व्यवहारिक भूमिका के बारे में बात नहीं की गई थी, तो यहाँ पर वो बात की गई नए सिरे से परिभाषित करने के लिए। और इस सम्मेलन के जो निष्कर्ष थे वो थे लोक प्रशासन और राजनीति का पृथक्करण गलत है। लोक प्रशासन और राजनीति का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन तथा व्यावसायिक प्रशासन का एक सा प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। लोक प्रशासन और व्यावसायिक जो प्रशासन के जो प्रशासक हैं, इनका प्रशिक्षण अलग अलग दिया जाना चाहिए, ऐसा कहना था। सरकारी संगठनों में पद सोपान की धारणा को अतार्किक माना गया।
जो सरकारी संगठन में जो पद सोपान है या हायरार्की है या पदों का उच्च नीच जो क्रम है उसको अतार्किक माना गया। लोक प्रशासन एक पृथक और स्वायत्त विषय है, आप इस पर भ्रम नहीं होना चाहिए। ये मुख्य निष्कर्ष थे इस सम्मेलन के। फिलाडेल्फिया में आयोजित जो सम्मेलन था इसके मुख्य निष्कर्ष ये थे। इस सम्मेलन में यद्यपि नवलोक प्रशासन को जन्म नहीं दिया, इस सम्मेलन ने यद्यपि नवलोक प्रशासन को जन्म नहीं दिया, लेकिन इसके लिए उत्तरदायी, नवलोक प्रशासन के लिए उत्तरदायी मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन हेतु एक पूर्व भूमि इसने तैयार कर दी थी। इसने फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने नवलोक प्रशासन का जहां से उद्भव हुआ, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन से हुआ, उसके लिए एक पूर्व भूमि तैयार कर दी थी इसने फिलाडेल्फिया सम्मेलन ने। अब आगे देखते हैं मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन। मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में मिन्नो-ब्रुक में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन लोक प्रशासन के युवा विचारकों का सम्मेलन था। इसमें परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका को निर्धारित किया गया। परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका को निर्धारित किया गया। इस सम्मेलन के परिणामों ने ही इसको जन्म दिया, नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया। इसके निष्कर्ष थे। ये जो मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन है ये 1968 में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जो भाग लेने वाले अधिकांश जो विद्वान थे ये युवा थे, यंगस्टर थे, युवा विचारक थे। इसमें जो है परिवर्तनशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका को निर्धारित करने का प्रयास किया गया और यहीं से नवीन लोक प्रशासन का जन्म होता है। इस सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष निम्न थे। युवा विद्वानों ने लोक प्रशासन की वर्तमान यथा स्थितिवादी भूमिका को नकार दिया। उनका नारा था कि लोक प्रशासन क्या बने, परिवर्तनवादी बने। दूसरा, लोक प्रशासन तटस्थता के स्थान पर सामाजिक न्याय की भूमिका में उतरे। लोक प्रशासन कैसा हो, तटस्थता के स्थान पर सामाजिक न्याय की भूमिका में उतरे। सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक आर्थिक विषमता न्यून हो, सामाजिक आर्थिक विषमता, ठीक है, भूमिका में उतरे। इसे मूल्य निरपेक्ष शोध अध्ययनों का परित्याग कर देना चाहिए। मूल्य निरपेक्ष शोध अध्ययनों का परित्याग कर देना चाहिए। इसका मतलब ये था कि जो प्रशासन है, प्रशासन को मानवीय मूल्यों से व्यवहार करना पड़ता है, इसलिए मूल्य निरपेक्ष जो शोध अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। इसे सामयिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के निष्कर्ष थे मुख्य। इस प्रकार मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में जिस नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन ने जिस नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया वह वस्तुतः परंपरागत लोक प्रशासन को सामाजिक स्वरूप देने का एक प्रयास था, ताकि प्रशासक गण प्रासंगिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें एवं सामाजिक असंतोष को कम करने के लिए परिवर्तनवादी बने। ये जो नवीन मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में जिस नवीन लोक प्रशासन को जन्म दिया गया उसमें परंपरागत लोक प्रशासन एक सामाजिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। परंपरागत लोक प्रशासन को सामाजिक स्वरूप दिया गया है ना, ताकि प्रशासक गण सामाजिक मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें एवं सामाजिक असंतोष को कम करें। अगला है नवीन लोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले में अगला पॉइंट देख सकते हैं, फ्रैंक मेरिनी एवं वाल्डो की रचनाएं। फ्रैंक मेरिनी की रचना टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नो-ब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 एवं वाल्डो की रचना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1968। इन रचनाओं में मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के नवीन लोक प्रशासन से संबंधित विचारों को संकलित किया गया। फ्रैंक मेरिनी और वाल्डो की रचनाओं में मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन
कि नवीन लोक प्रशासन मिन्नोब्रुक सम्मेलन में जो भी नवीन लोक प्रशासन संबंधित विचार आए थे उसको संकलित किया गया एवं प्रकाशित किया गया, जो नवीन लोक प्रशासन के विकास में मील का पत्थर साबित हुए। ये जो दोनों बुक हैं, किताब हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। फ्रैंक मेरिनी की टूवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मिन्नो बुक पर्सपेक्टिव, और वार्लो की रचना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1968। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं नवीन लोक प्रशासन से संबंधित पुस्तकों में। लोक प्रशासन की जिन विशेषताओं की चर्चा मिन्नोब्रुक सम्मेलन में की गई थी, इसे फ्रैंक मेरिनी ने संकलित कर निम्न शीर्षक में प्रस्तुत किया। पहला है प्रासंगिकता। यह नवीन लोक प्रशासन का मूल दर्शन है, जो बताता है कि लोक प्रशासन को जनता की आवश्यकता के अनुरूप स्वयं को ढालना चाहिए। मतलब नवीन लोक प्रशासन को प्रासंगिक बनना चाहिए। जनता की आवश्यकता है, जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने में सक्षम हो प्रशासन, ये नवीन लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है मूल्योन्मुख। परंपरागत प्रशासन तटस्थता या यांत्रिकता पर विश्वास रखता था, इसलिए संवेदनशील नहीं था। नवीन लोक प्रशासन जनता की भावनाओं या संवेदनाओं से जुड़ने की बात करता है, साथ ही वंचित वर्गों के सशक्तिकरण की भी बात करता है। नवीन लोक प्रशासन मूल्य उन्मुख है, अर्थात जिनसे उसका व्यवहार हो रहा है उनके प्रति संवेदनशील हो, भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ने की बात करता है, न कि तटस्थ रहे उनसे। अगला है परिवर्तनोन्मुख। परंपरागत जो लोक प्रशासन है वो यथास्थितिवादी था या यथास्थितिवाद का समर्थक था। वहीं नवीन लोक प्रशासन अपने अंदर समाज में परिवर्तन की वकालत करता है। अपने अंदर वह समाज में परिवर्तन की वकालत करता है, स्वयं में भी परिवर्तन और समाज में भी परिवर्तन लाने की बात करता है नवीन लोक प्रशासन। सामाजिक समता। नवीन लोक प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने के लिए सामाजिक समानता पर बल देता है। तो ये नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं। अगली विशेषता है ग्राहकोन्मुखता। परंपरागत लोक प्रशासन जनता को निर्जीव वस्तु मानता था, जबकि नवीन लोक प्रशासन स्वयं को जनता का सेवक मानता है, इसलिए वो ग्राहकोन्मुखी व्यवहार की वकालत करता है। ये जो है नवीन लोक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रासंगिकता, मूल्योन्मुख, परिवर्तनोन्मुख, सामाजिक समता, ग्राहकोन्मुखता, ये 5 विशेषताएं हैं मुख्य। इन्हें हमें ध्यान रखना है। विशेषताएं अलग से पूछी जा सकती हैं। अब आगे देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की इन आधारभूत विशेषताओं के अलावा और भी अन्य विशेषताएं हैं। पहला है जन सहभागिता। नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों स्तर पर यह जन सहभागिता पर बल देता है, जबकि जो परंपरागत लोक प्रशासन है वो जन सहभागिता की बात ही नहीं करता है। नवीन लोक प्रशासन जनता की प्रशासन में भागीदारी की बात करता है, चाहे वो नीति निर्माण के स्तर पे हो या नीतियों के क्रियान्वयन के स्तर पर। संरचनात्मक गतिशीलता। नवीन लोक प्रशासन पद सोपान क्रम को अपर्याप्त मानता है। यह लचीले पद सोपान क्रम एवं विकेंद्रीकृत प्रशासनिक संगठन का समर्थक है, जबकि परंपरागत जो लोक प्रशासन है ये क्या है, सोपान क्रम, कठोर सोपान क्रम को मानता है और विकेंद्रीकृत के स्थान पर केंद्रीकृत प्रशासनिक संगठन पर बल देता है। तो ये संरचनात्मक लचीलता की बात करता है। नवीन लोक प्रशासन नौकरशाही विरोधी है। नौकरशाही में व्याप्त जो लाल फीताशाही है ना, लाल फीताशाही या कार्यों में विलंब की भावना, या जो प्रशासक हैं स्वयं को सेवक ना समझकर मालिक जो समझते हैं, ये सब का विरोध करता है नवीन लोक प्रशासन। तटस्थता। लोक सेवकों को दलगत तटस्थता बनाए रखने किंतु कार्यक्रमों को लागू करते समय स्व विवेक के प्रयोग एवं तटस्थता को त्याग करने पर सहमति है। दलगत तटस्थता का मतलब है
जो प्रशासक हैं किसी दल के प्रति समर्पित होने के बजाय जो भी जिस दल की भी सरकार है उसकी नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वित करने और उनके जो द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन पर बल देने की बात करता है, न कि उनके दल की जो विचारधारा है उसके प्रति आस्था रखने के बजाय जो नीतियां हैं उनके प्रति, जो सरकार के द्वारा जो बनाई गई नीतियां हैं, जो भी सरकार आएंगी सत्ता पे, उनकी नीतियों पर काम करना है, उनकी नीतियों को सही तरीके से क्रियान्वयन करना है। नवीन लोक प्रशासन नैतिकता व ईमानदारी पर बल देता है। नवीन लोक प्रशासन राजनीतिक प्रशासन के पृथक्करण को समाप्त करने पर बल देता है। राजनीतिक प्रशासन को अलग नहीं मानता, एक ही होना चाहिए ऐसा बोलता है। नवीन लोक प्रशासन विभिन्न देशों या एक ही देश की प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सिद्धांत निर्माण पर बल देता है। ये तुलनात्मक अध्ययन पर भी बल देता है नवीन लोक प्रशासन। तो ये नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। नवीन लोक प्रशासन के नारे प्रारंभ में एक दशक तक तो हलचल पैदा करते रहे, लेकिन जैसे ही विश्व में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रवृत्तियां तेजी से स्थापित होने लगी, नवीन लोक प्रशासन को भी अपनी ही विशेषताओं के अनुरूप अपने लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करना पड़ा। विन्नोब्रुक जो द्वितीय सम्मेलन हुआ, द्वितीय सम्मेलन में उसने विनौकरशाही, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन एवं विनिवेशीकरण जैसी अन्य अवधारणाएं प्रस्तुत की। फिर यहाँ से सेकेंड विन्नोब्रुक सम्मेलन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जन्म हुआ। वस्तुतः उसने अपने सामान्य मुद्दों को नहीं छोड़ा, अपितु उनका नवीन वैश्विक प्रवृत्तियों के साथ समायोजन स्थापित कर दिया। ये 1980s के दशक के बाद जब उदारीकरण एलपीजी का युग आया तो उस समय की बात है। अब आगे देखते हैं नवीन लोक प्रशासन की आलोचना। नवीन लोक प्रशासन की आलोचना इसके सैद्धांतिक अधिक और व्यवहारिक कम होने के आधार पर की जाती है। कहा जाता है कि नवीन लोक प्रशासन सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम है, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन में परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने की साधनों पर विशेष बल नहीं दिया गया। नवीन लोक प्रशासन का दर्शन एवं साहित्य विकसित देशों के अनुकूल अधिक था, विकासशील देशों के नहीं, क्योंकि नवीन लोक प्रशासन का जन्म या विकास जो है ये अमेरिका में हुआ। अमेरिका विकसित देश था, तो ये जो है विकासशील देशों के अनुरूप नहीं था। नवीन लोक प्रशासन को नएपन को लेकर की गई आलोचनाएं अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि प्रशासन की सामाजिक भूमिका को इतने प्रभावपूर्ण ढंग से पहले कभी नहीं उठाया गया था। यह प्रशासन की यथास्थितिवादिता और नवीन सामाजिक मांगों के अंतर्विरोधों को उभार कर समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यही कारण है कि परिवर्तन और प्रासंगिकता लोक प्रशासन के वे मूल्य बन गए हैं जो इस विषय के विकास में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं। मतलब ये बड़ी उपलब्धि है नवीन लोक प्रशासन की। पहले जो लोक प्रशासन था वो सामाजिक भूमिका में इतना नहीं था, सामाजिक भूमिका उसकी उतनी नहीं थी। ये जो है लोक प्रशासन के सामाजिक भूमिका को परिभाषित किया। निष्कर्षतः नवीन लोक प्रशासन ने प्रशासन को मानवीय चेहरा प्रदान करने, कार्य कुशलता के स्थान पर मूल्यों को अधिक प्राथमिकता देने, सामाजिक परिवर्तन को तीव्र करने में उत्प्रेरक का काम किया है। स्पष्ट है कि इससे प्रशासन का समाज से सीधा संबंध या प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया और इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। ये नवीन लोक प्रशासन की आलोचना है। आलोचना पूछी जा सकती है, नवीन लोक प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये प्रश्न आ सकते हैं। आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमको यही लिखना है। अब आगे देखते हैं नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य एवं
प्रति लक्ष्य। लक्ष्य बताते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को क्या करना चाहिए, जबकि प्रतिलक्ष्य यह बताते हैं कि नवीन लोक प्रशासन को क्या नहीं करना चाहिए। नवीन लोक प्रशासन के 5 लक्ष्य एवं 3 प्रतिलक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो निम्न हैं। पहले देखते हैं नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य। तो 5 प्रमुख लक्ष्य हैं: प्रासंगिकता, मूल्योन्मुख, परिवर्तनोन्मुख, सामाजिक समता और ग्राहकोन्मुखता। जो विशेषताएं देखे हैं नवीन लोक प्रशासन की, जो 5 मुख्य विशेषता देखे हैं, वही नवीन लोक प्रशासन के क्या है, लक्ष्य हैं। और नवीन लोक प्रशासन के प्रति लक्ष्य जिन्हें त्यागना है, पहला है गैर सकारात्मक या प्रत्यक्ष विरोधी। गैर सकारात्मक या प्रत्यक्ष विरोधी। प्रत्यक्ष विरोधी या कहना चाहिए जो प्रत्यक्षवाद का विरोधी, प्रत्यक्षवाद का विरोधी या सकारात्मकता का विरोधी। प्रत्यक्षवाद वह सिद्धांत है जो केवल वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान को ही उपयुक्त मानता है, उपयुक्त प्रामाणिक मानता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्राप्त ज्ञान को उपयुक्त मानता है प्रत्यक्षवाद, या जो भी तार्किक है, तथ्यात्मक है, उसी को ही सत्य मानता है प्रत्यक्षवाद जो है। जबकि तो इसलिए जो है ये जो है प्रत्यक्षवाद का विरोध करता है, मतलब नवीन लोक प्रशासन प्रत्यक्षवाद का विरोध करता है, प्रत्यक्षवाद को त्यागने की बात करता है। तो इसलिए ये क्या है, गैर सकारात्मक है या प्रत्यक्षवाद का विरोधी है। मूल्य तटस्थता को स्वीकार नहीं करता है, ये मूल्य उन्मुखता की बात करता है, क्योंकि प्रशासन को मनुष्यों से व्यवहार करना पड़ता है। मानव के संदर्भ में नकारात्मक विचार को अस्वीकार करता है। राजनीति प्रशासन विभाजन को स्वीकार नहीं करता है। ये जो है राजनीति प्रशासन को एक मानता है। फिर अगला है तकनीकीवाद का विरोधी। यह तकनीक के स्थान पर मनुष्य को अधिक महत्व देता है। पद सोपान विरोधी। यह कठोर की जगह लचीले पद सोपान की बात करता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य एवं प्रतिलक्ष्य बताइए। आगे भी पूछा जा सकता है, तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न नवीन लोक प्रशासन से। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है। 4 नंबर नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के कारण बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। नवीन लोक प्रशासन के विकास क्रम को बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। 8 नंबर नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये नवीन लोक प्रशासन से पूछे जा सकते हैं। नवीन लोक प्रशासन से संबंधित विचारों को संकलित करने वाले पुस्तकों के नाम बताइए, ये पूछा जा सकता है। ये फ्रैंक मैरिनी और वाल्डो की पुस्तक का नाम ध्यान रखिएगा। प्रथम मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 4 नंबर प्रथम मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से फिर नवीन लोक प्रशासन का उद्भव होता है। नवीन लोक प्रशासन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। अगला है नवीन लोक प्रशासन का कुछ सुस्पष्ट लक्ष्यों एवं विरोधी लक्ष्यों के साथ विकास हुआ, चर्चा कीजिए, ये पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2013 में आया था ये 40 नंबर का। तो ये नवीन लोक प्रशासन से संबंध से पूछा गया ये प्रश्न है। बाकी जो है 7 प्रश्न संभावित हैं, इनकी अगर हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नवीन लोक प्रशासन से संबंधित जो पूरे जो प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे, ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इतने का राइटिंग प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस कंक्रीट आंसर नहीं लिखा जा सकता है।